पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में बात की थी, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। उसमें थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है। ये वो थोड़ा सा रिकॉल और करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं एडजॉर्प्शन की विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, क्योंकि आपका टेम्परेचर तो है वो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। आइसो मींस क्या है, कांस्टेंट सेम, ठीक है। और थर्म का मींस क्या होता है, टेम्परेचर। तो यहाँ पे थर्म का मींस क्या है, टेम्परेचर। तो यहाँ पे बेसिकली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की जो डेफिनेशन अपन ने लिखी थी वो क्या थी, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की जो डेफिनेशन है वो क्या लिखी कि यहाँ पे स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ एडजॉर्प्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे वेरिएबल है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर known as adsorption isotherm। ठीक है, ये डेफिनेशन अपनी सिंपल सी होगी कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है क्या। फ्रीडलिक ने जो ऑब्जर्वेशन की थी वो क्या की थी कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें और प्रेशर को वेरिएबल रखें तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये चीज बताई थी फ्रीडलिक ने। फ्रीडलिक ने क्या ऑब्जर्व करके देखा कि अगर हम यहाँ पे प्रेशर बढ़ाते रहे तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते चले जाओगे तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बढ़ता चला जाएगा। पर ये जो प्रेशर है इसकी पावर कितनी है, 1/n है। ये इसने मैथमेटिकली ऑब्जर्वेशन करके देखा था। तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन मींस x/n, ये तो था। x क्या आपकी अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट और m क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, इसकी पावर कितनी है, 1/n। तो कुल मिला के अगर यहाँ पे डेफिनेशन लिखना भी चाहें तो अकॉर्डिंग टू फ्रीडलिक एडजॉर्प्शन, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि फ्रीडलिक ने ये चीज ऑब्जर्व करके देखी थी, मैथमेटिकली बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखा था। उसने ऑब्जर्व करके देखा कि p की पावर 1/n है। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब यहाँ पे आपकी जीरो जो वैल्यू है आपकी वो एक से लेके इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कौन सी, पॉजिटिव वाले। वैसे तो इंटीजर आपका क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है। और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर में जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, 1 से लेके और इन्फिनिटी तक है, पॉजिटिव वाले है। पॉजिटिव आपका इन्फिनिटी है, ये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन लिखे हम, फ्रीडलिक ने क्या कहा कि यहाँ पे कहा कि अकॉर्डिंग टू फ्रीडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म द अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, यही तो था, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n। ये इसका डेफिनेशन हो जाएगी सिंपल सी कि फ्रीडलिक जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो आपका ये है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, बोलिए, सभी ने उतार दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो इक्वेशन को अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इक्वेशन क्या है, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, इसकी पावर है n। n आपका क्या है, वैल्यू 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो सीधी सी बात है k आएगा कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट क्या है, फ्रीडलिक कांस्टेंट है, फ्रीडलिक कांस्टेंट, ठीक है। फ्रीडलिक कांस्टेंट आपका
और यहाँ पे अगर इसका हम ग्राफ भी बनाएं तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट की, n की वैल्यू अगर अपन यहाँ पे 1 रखते हैं और एक वैल्यू रखते हैं इन्फिनिटी, मतलब एक लोअर रख दी एक हाइयर रख दी, तो ये जो वैल्यू है वो आपकी क्या होगी, x अपॉन m इज इक्वल टू के पी की पावर 1 अपॉन 1, क्योंकि n की वैल्यू है 1। और यहाँ पे अगर इन्फिनिटी रखें तो k और पावर आपके यहाँ पे 1 अपॉन में इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी आपकी 0 होती है, ये अपने को पता है। तो यहाँ पे x अपॉन m इज इक्वल टू के और ये p, ये इसकी इक्वेशन बनी। इसकी इक्वेशन क्या बनी, x अपॉन m इज इक्वल टू के की पावर p, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या 0, तो इसका मतलब यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है, मतलब इन्फिनिटी अगर इंटीजर आपका इन्फिनिटी ले लें तो जो अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो आपका क्या कर रहा है, आपका प्रेशर के ऊपर इंडिपेंडेंट हो रहा है। मतलब ये मैथमेटिकल की लैंग्वेज में है, अगर आप उन सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर यहाँ पे इन इक्वेशन को लेके हम ग्राफ अगर बनाते हैं तो ये जो इक्वेशन बनी है x अपॉन m, ये क्या है y, और ये क्या है आपकी m, और ये क्या है x, तो y इज इक्वल टू mx का जो इक्वेशन बनती है y, और ये आपका सॉरी x, ये इक्वेशन आपकी ये बनेगी, मतलब लीनियर ग्राफ आपका बनेगा यहाँ पे। तो लीनियर ग्राफ अगर बनेगा तो यहाँ पे स्लोप है और ये स्लोप आपका क्या है, m है, ठीक है, स्लोप आपका यहाँ पे क्या है, m है। तो अगर अपन यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, इसी का ग्राफ अगर बनाए अपन, तो ग्राफ क्या बनेगा आपका, ग्राफ क्या बनेगा, देखिए ये आपका ग्राफ बना स्ट्रेट लाइन, ये आपका x अपॉन m और यहाँ पे क्या है p, और स्लोप क्या आ गया आपका k आ गया। k क्या है, फ्रेडली कांस्टेंट है। अगर इस इक्वेशन को लेके अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो ये बनेगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन बनी वो कौन सी बनी है, y इज इक्वल टू mx, और y इज इक्वल टू mx का जो ग्राफ बनता है वो ये बनता है। ये बात समझ में आई, n इज इक्वल टू 1 की वैल्यू अगर पुट कर दें तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये बताओ पहले, बोलिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे x, यहाँ पे आपकी इक्वेशन कौन सी बनी है, y इज इक्वल टू m, और इसके ऊपर है 0, मतलब 0 को मतलब ये इसके ऊपर इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब प्रेशर कितना ही बढ़ाते रहो आपका ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यही तो चीज है। मतलब x आपने कितना ही बढ़ा रखा, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू वेरिएबल हो रही है पर ये इसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, तो y क्या है आपका, ये जाएगा सीधा। यही चीज को अगर ग्राफ में लें तो यहाँ पे क्या बनेगा, x अपॉन m और ये आपका p, ये ग्राफ ये बनेगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो ये बना है, और x अपॉन m इज इक्वल टू kp का ग्राफ आपका ये बना है। ये दोनों ग्राफ फटाफट उतारेंगे। जूम करूं, उतार दी तो आगे चलो। ग्राफ समझ में आ गए, तो लो ग्राफ, बोलो। ठीक, चलिए तो अब यहाँ पे अपन ने ये देखा, देखिए बेटा जो n की वैल्यू है, मतलब यहाँ पे आपकी ये जो वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक लाइज कर रही है, p की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ पे लाइज कर रही है, एक तो 1 से लेके 0 के बीच में लाइज कर रही है। यहाँ पे कितनी है 1 और यहाँ पे कितनी है 0, मतलब क्या कह रहा है कि
ये जो आपका वैल्यू है, ये जो 1/n है, 1/n की वैल्यू 0 से तो क्या होगी, ज्यादा होगी, पर 1 से क्या होगी, कम होगी। ये कह सकता हूं मैं बात, हाँ या ना भाई। लोअर में अगर n अपनी x/m इज इक्वल टू अपना k और p की पावर 1/n था, वैल्यू पुट की यहाँ पे 1, तो 1 कितना है आपका, xm इज इक्वल टू k और p की पावर 1, मतलब यहाँ पे 1, और यहाँ पे अगर हाईएस्ट रखे x/m इज इक्वल टू k और p की पावर 1/infinity, तो यहाँ पे क्या है, x/m इज इक्वल टू k और ये आपका p की पावर 0। मतलब ये 1/n की जो वैल्यू है वो 0 से तो क्या होगी, ज्यादा होगी, और एक और आप एक से क्या होगी, छोटे होगी, एक से तो मतलब यहाँ पे नीचे तो जाएगी नहीं। तो वैल्यू जो है वो अपन ये कह सकते हैं कि जो आपकी प्रेशर की जो वैल्यू है वो आपकी 1 से लेके 0 के बीच में लाइज करेगी, हाँ या ना। इसका मतलब यही तो हुआ, बोलिए कि भाई आपका यहाँ पे वैल्यू पुट की तो आपका प्रेशर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे प्रेशर क्या है आपका 0 है। तो ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर कौन सा हुआ, मतलब आपका ये टेम्परेचर है हाई वाला, हाई टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर कौन सा है, लो वाला, ये है लो टेम्परेचर, सॉरी लो प्रेशर, लो प्रेशर। तो एक तो लो प्रेशर किया और एक अपन ने हाई प्रेशर किया। तो यहाँ पे ये जो प्रेशर है वो कौन सा है, मॉडरेट वाला, मतलब ना तो ज्यादा और ना ही कम, तो ये अपना कौन सा है, मॉडरेट प्रेशर है। तो अगर ग्राफ अपन यहाँ पे तीनों के अगर बनाएं, तीनों का प्लॉट कर लें, तो यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए x/m इज इक्वल टू, यहाँ पे किसके, प्रेशर के बीच में अपने को ग्राफ बनाना है, प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाना है। सबसे पहले इक्वेशन कौन सी यूज होगी, x/m इज इक्वल टू k की पावर आपकी k p की पावर 1 है, मतलब पहले जाएगा स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये कौन सा है अपना प्रेशर, लो प्रेशर है भाई, लो ही प्रेशर। देखो आप यहाँ पे अगर आप इसके कोऑर्डिनेट देखोगे, चेक करोगे, तो ये प्रेशर यहाँ से 0 है, तो यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से आप बढ़ता जा रहा है प्रेशर, इस साइड आपका प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हाँ या ना। तो हम ये कहते हैं कि लो प्रेशर के ऊपर ये कैसा बना, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में ये कर्व लेता है थोड़ा सा, और कर्व के बाद ये आपका क्या होगा, सीधा का डायरेक्ट चला जाएगा। मतलब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका ग्राफ बना है वो कौन सा बना है, x/m इज इक्वल टू के की पावर p की के और इसकी p की पावर 0, मतलब इसका इंडिपेंडेंट है, प्रेशर कितना ही बढ़ रहा है, देखिए यहाँ पे प्रेशर कितना ही बढ़ा हो, पर यहाँ पे आपका x/m क्या है, कांस्टेंट हो गया सीधा, और यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो आपका क्या है, x/m इज इक्वल टू के और p की पावर क्या आपकी यहाँ पे 1 से लेके 0 है, क्योंकि ये लो प्रेशर के ऊपर ग्राफ कौन सा बना है, x/m इज इक्वल टू के और p की पावर 1, तो 1 से लेके 0 के बीच में आपका ये ग्राफ बनेगा। बोलो भाई, ग्राफ समझ में आया तो बोलो, आगे चलेंगे। क्योंकि ये ग्राफ तो अपन ने पढ़ ही लिया इंडिविजुअल, और ये भी पढ़ लिया, तो इसको कैसे प्लॉट करोगे, एकदम से डायरेक्टली ये थोड़ी हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर जो हुआ आपका लो से हाई की साइड जाएगा, तो मॉडरेट टेम्परेचर भी तो, मॉडरेट आपका प्रेशर भी तो होगा, ये मॉडरेट प्रेशर भी तो होगा। ऐसे थोड़ी आप लो से सीधा हाई बना दोगे, तो लो से जैसे जैसे बढ़ाते चले जाओगे तो ये आपका हाई है, तो बीच में आपका कौन सा प्रेशर हुआ, मॉडरेट वाला हुआ, तो मॉडरेट के लिए जो ग्राफ हो वो ये बनेगा। इतनी बात आ गई समझ में। चलें आगे, उतार लिया हो तो उतार लो फटाफट।
चले आगे। चलिए तो अब फ्रिडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की एक अलग अपन लॉग की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो लॉगरिथम फॉर्म भी अपन भी देख लेते हैं। लॉगरिथम फॉर्म ऑफ फ्रिडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, तो हेडिंग लिख दो लॉगरिथम फॉर्म जो है आपकी फ्रिडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की क्या है। देखिए भाई क्या था आपकी इक्वेशन x अपॉन m इज इक्वल टू के और p की पावर क्या थी 1 अपॉन n, यही तो थी आपकी फ्रिडलिक की इक्वेशन, यही थी। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है, लॉगरिथम लेना है। तो लॉगरिथम की भाई दो तीन प्रॉपर्टी है। एक तो लॉगरिथम की क्या क्या प्रॉपर्टी है, a जो है आपका a इंटू बी, इसको क्या लिख सकते हो log a प्लस में log b, एक तो ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी log a की पावर अगर x हो तो इसको लिख सकते हो x log की पावर a। ये दो प्रॉपर्टी पता है log की, ये बताओ पहले। मैथ वालों को पता होगा, बायो वालों को भी पता होगा, क्योंकि ये यूज होती है फिजिक्स में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नाउ वी टेक log ऑन, log कौन सा है, नेचुरल log वाला, ये भी ध्यान रखना, नेचुरल log है। वी टेक log ऑन बोथ साइड। अगर बोथ साइड लेंगे तो भाई देखिए x अपॉन m, ये आपका log हो गया, मतलब ln है। ओके, और यहाँ पे इज इक्वल टू ln, और ये आपका क्या बना है k और p की पावर 1 अपॉन n। अब मैं ये प्रॉपर्टी पहले लगा रहा हूँ। अगर ये प्रॉपर्टी अगर लगाऊंगा मैं इसमें तो यहाँ पे क्या बनेगा, ln x अपॉन m इज इक्वल टू ln k प्लस में ln p की पावर 1 अपॉन n, क्योंकि ये आपका किसकी तरह बिहेव कर रहा है भाई, a की तरह बिहेव कर रहा है। ये आपका a है और ये आपका b है, तो a और b को अपन सोल्व कैसे करेंगे, log a प्लस में log b, मतलब ये आपका ये होगा। हाँ भाई, अब इसको भी सोल्व कर सकते हैं, ln x अपॉन m इज इक्वल टू ln k, और ये जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं आप, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 1 अपॉन n आपका आगे आ जाएगा, और ln ये आपका p, ये इक्वेशन बनी। ये इक्वेशन कौन सी बनी, केमिकल काइनेटिक्स में अपन ने बात की, ये आपका होता है y और ये आपका क्या होता है c, ये आपका होता है m और ये होता है आपका x, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन आपकी बनी। इस इक्वेशन को अगर ग्राफ बनाते हो तो क्या बनता भाई, ये आपका y है, ये आपका x है, स्लोप, ये आपका इंटरसेप्ट होगा। इंटरसेप्ट आपका कौन सा हो गया, c हो गया, तो ये आपका क्या है, इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या है, c है, और स्लोप हो गया आपका, स्लोप क्या है, m है। ये इक्वेशन मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ये बनेगा। तो इसका भी ग्राफ बना सकते हैं अपन, यहाँ पे ln x अपॉन m और यहाँ पे ln p, ये आपका ग्राफ ये बनेगा। यहाँ पे क्या आएगा, स्लोप, स्लोप क्या होगा भाई, स्लोप आपका 1 अपॉन n होगा, और ये आपका है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है, ln k। तो ये आपका ग्राफ बनेगा किसका, ln x अपॉन m इज इक्वल टू ln k प्लस 1 अपॉन n ln p। बोलिए, हाँ भाई उतार दिया क्या, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाया है, समझ में आ गया, तुम आगे चलो बेटा। ठीक है, तो देखिए अब ये तो था आपका मैथमेटिकली बात, कि मैथमेटिकली अपन इस इक्वेशन को देखते हैं। अब बात करते हैं अपन इसको लोकल भाषा में अपने, तो हुआ क्या है इसमें एक्चुअल में। यहाँ पे देखिए आपकी इक्वेशन क्या थी, x अपॉन m इज इक्वल टू k p की पावर 1 अपॉन n, ये फ्रिडलिक ने बताया था।
फ्रिडलिक ने बताया, तो इसमें अपन ने एन की वैल्यू पुट की, एन की वैल्यू पुट की। एन की वैल्यू कहाँ से है, 1 से लेके, और यहाँ पे एन की वैल्यू है आपकी कहाँ पे, इन्फिनिटी है। ठीक है भाई, 1 रखती आपकी इक्वेशन बनी एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के की पावर 0। ये कहाँ पे, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर बार बार आ रहा है, और ये आपका है हाई प्रेशर, 1 है 1, और ये आपका क्या है, मॉडरेट, मॉडरेट प्रेशर। ठीक है, तो x अपॉन एम आपका k इज इक्वल टू पी की पावर 1 है, ये इक्वेशन बनी। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि जैसे जैसे आप लो टेम्परेचर, लो प्रेशर के ऊपर आप जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हो, तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। ऐसा क्यों भाई, कि आपके पास क्लास, इसमें आपके पास सीट्स थी, ठीक है, ये आपका कोई क्लासरूम है जिसमें आपके पास सपोज कीजिए 30 सीट्स हैं। ठीक है, बच्चे शुरू में क्या करेंगे, आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है तो आराम से सरफेस मिल रही है, सरफेस मिल रही है तो एड्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। कि यहाँ पे आपके पास शुरू में प्रेशर बढ़ा है, तो आपके जो एड्जॉर्बेट है, एड्जॉर्बेंट के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो आपका लीनियरली क्या होगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही आपका प्रेशर हाई हुआ, यहाँ तक आपका क्या हो चुका, एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी की पावर 0। यहाँ पे ऑल साइड्स जो हैं वो क्या होगी, ऑक्यूपाई होगी, मतलब जो 30 की 30 जो आपकी सीट्स थी क्लासरूम की, वो आपकी क्या हो चुकी है, भर चुकी है। अब भर चुकी हैं तो आपका ये क्या है, ये आपका है एड्जॉर्बेंट, और ये आपके क्या है, एड्जॉर्बेट। जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, तो प्रेशर बढ़ाओगे तो यहाँ पे सारी की सारी साइड्स क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। मतलब सपोज कीजिए इसमें 30 सीट थी, 30 सीट भर चुके हैं। अब कितना भी प्रेशर लगाते रहो, अब कोई इंटरेक्शन नहीं होने वाली। अगर इंटरेक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कि आप कितना भी प्रेशर बढ़ा लो, वो उसके ऊपर इंडिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि ये इसके साथ कोई भी बॉन्ड नहीं बना पाएगा। बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो सीधी सी बात है कि आपके पास कितना भी एड्जॉर्बेट हो, कितना ही प्रेशर बढ़ा लो, और बॉन्ड नहीं बनेगा, सारी साइड्स ऑक्यूपाई हो चुकी हैं, तो वो क्या होगा, प्रेशर के ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। मतलब आपका हाई प्रेशर के ऊपर सारी की सारी साइड्स अभी बढ़ चुकी हैं, आपके मॉडरेट तक आते आते सारी साइड प्रेशर लगा लो। प्रेशर लगाने के कारण कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला एड्जॉर्प्शन के ऊपर, इसलिए जो ग्राफ जाता है वो ऐसे जाता है, एक्स अपॉन एम, और ये आपका पी। प्रेशर कितना भी बढ़ा लिया आपने, एड्जॉर्प्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी जो साइड्स हैं एड्जॉर्बेंट के ऊपर, वो क्या हो चुकी हैं, ऑक्यूपाई हो चुकी हैं। ऑक्यूपाई होने के कारण कोई भी एड्जॉर्बेट उसके ऊपर बैठेगा नहीं। अगर एड्जॉर्बेट बैठेगा नहीं तो सीधे सी बात, उसके अमाउंट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो पड़ेगा नहीं तो कितना भी प्रेशर बढ़ाया, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे बात समझे सभी को, हाँ या ना बोलो। सभी को बात समझ आ गई तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर उसका आंसर बताओ आप। पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कहा x अपॉन एम इज इक्वल टू पी। एक ग्राफ ये है x अपॉन एम, और ये आपका ग्राफ है। ये बताओ कि इसमें लो टेम्परेचर वाला ग्राफ कौन सा है, सॉरी लो प्रेशर वाला, लो प्रेशर वाला ग्राफ कौन सा है भाई, और हाई प्रेशर वाला ग्राफ कौन सा है। इसको ए टेक दो नाम और इसको बी टेक दो, बताओ। ए वाला लो का है और बी वाला हाई का है। मतलब लो प्रेशर वाला ये राइट हैंड साइड हो गया और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो राइट हैंड साइड वाला जो ग्राफ हो किसका, हाई प्रेशर का है, यस या नो। और लो प्रेशर वाला आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला है, हाँ या ना।
आ रही बात समझ में? चलिए क्वेश्चन एक अब x अपॉन m और ये p है। ये t1 है, ये t2 है और ये t3 है। रिलेशन बताओ t1, t2 और t3 में क्या होगा, कौन ज्यादा होगा, कौन कम होगा, क्या होगा और क्यों होगा। टेम्परेचर में रिलेशन बताना, एक तो कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है और क्यों है। t3 क्या करूं, तुम तो कह रहे थे अभी आ गया, मेरे को आ गया, सभी हाँ कर रहे थे, अब क्या हो गया बोलो। बोलो भाई, प्रदीप, सुमित नायक, सानव, what is the relation between temperature in this graph? अरे क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? आपको कह दिया तीन एडजॉर्प्शन है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, उसमें T1, T2 और T3 दे दिया। उसमें ये पूछ रहा है कि क्या होगा रिलेशन, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होगा, कौन कम होगा आपका और क्यों होगा। पहला ऑप्शन बताया है T1 इक्वल टू T2, बोलो। वेरी गुड, और कोई ऑप्शन और बताओ भाई। आदित्य ने तो दे दिया आंसर, T3 ज्यादा होगा T2 से और T2 ऑब्वियसली बात है T1 से ज्यादा होगा। एक ऑप्शन ये बन गया, वेरी गुड, बच्चे अच्छे हैं। और एक ये भी बना दे फिर, T1 इज ग्रेटर देन लेस देन T2 और T2 इज लेस देन T3। चौथा क्या बनेगा, नन ऑफ दिस बनेगा। हाँ बुगालिया, नन ऑफ दिस कौन सा, कौन बता रहा है? नन ऑफ दिस किसका आंसर है? आवाज आ रही है क्या बेटा? T1 क्या होगा, T1 बड़ा होगा, मतलब ये तो सेम ही हो गया। T1 इज ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, यही कह रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या कह रहा है? आंसर बता दे मेरे को, एक, दो, तीन और चार, तीन चार पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, एक पांचवा भी करूँ क्या? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस भी कर दूं क्या? आदित्य का तो ये आंसर है भाई, निकिता का ये आंसर है। और कोई सेकंड वाला आएगा? क्यों आएगा ये बताओ। सेकंड वाला आंसर सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, पर क्यों है, वाई बताओ अब, वाई क्या होता है? अच्छा, और सही है, बिल्कुल सही कह रहा है ये लड़का। देखिए देखिए, T3 जो टेम्परेचर है उस पे आपका ये है एडजॉर्प्शन, और T2 पे एडजॉर्प्शन है ये आपका एडजॉर्प्शन है फर्स्ट, ये एडजॉर्प्शन है सेकंड, और ये T1 पे है एडजॉर्प्शन ये। तो आप खुद देखिए एडजॉर्प्शन कहाँ पे ज्यादा है,
T3 पे, और T3 पे अगर एड्जॉर्प्शन ज्यादा होगा तो T1 क्या होगा, कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा तभी आपका क्या होगा, लो टेम्परेचर पे क्या होता था, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस, डेल्टा जी क्या होती थी, माइनस जी होता था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता था नहीं होता था, बताओ। सीधी सी बात है, टेम्परेचर अगर कम है तो यहाँ पे एड्जॉर्प्शन आता जाएगा। और T3 अगर टेम्परेचर ज्यादा है, हाई है, तो आपका एड्जॉर्प्शन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दिया। अब जो आपका एड्जॉर्बेंट था और ये आपके एड्जॉर्बेट थे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये क्या होते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे, स्केपिंग टेंडेंसी हो जाएगी, बाहर भागते जाएंगे, मतलब सरफेस से दूर जाएंगे, और सरफेस से दूर जाएंगे तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर अगर आपका बढ़ता जाएगा तो आपका एड्जॉर्प्शन भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब आपका T3 जो है वो ज्यादा है T2 से, और T2 ज्यादा है आपका T1 से। बिल्कुल सही आंसर है। किसने बताया था आंसर, ये निकिता ने बताया था, मोनिका ने बताया था, और किसने बताया था भैया, इसका आंसर किसने बताया था? आदित्य ने तो पहला वाला बताया था, सारे इक्वल कर दिए इसने तो, महान है। ठीक, उतारो पहले इसको फटाफट। एक क्वेश्चन और दूं, अगर ये बात समझ में आ गई तो। एक क्वेश्चन पूछा सीबीएसई ने, सीबीएसई का क्वेश्चन है भैया, एक क्वेश्चन और पूछा सीबीएसई ने, ये पहले भी डिस्कस कर लिया वैसे तो, पर इसने क्या कहा देखिए, कि एक्सप्लेन दिस ग्राफ, कि कह रहा है कि ग्राफ को एक्सप्लेन कीजिए, ये x अपॉन m है, p है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। बताओ भाई, बस इतनी बात कही थी उसने और ग्राफ बना दिया। क्या आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा रिगार्डिंग दो दिस ग्राफ, बताइए। पहले क्वेश्चन उतारो फिर बताओ। क्या बेटा, फर्स्ट में क्या होगा, बोलो मोनिका बेटा, फर्स्ट के बारे में बता रहे थे। अब पहले पहले में ये होगा, बिल्कुल सही है, यही तो होगा। और दूसरे में, मतलब इसका कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पे लिखोगे इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑल साइड्स आर फ्री, सो एडजॉर्प्शन easily occur, easily occur। पहली बात तो ये होगी। दूसरा क्या है, x अपॉन m इज इक्वल टू k की पावर 0। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन क्या रहेगा भाई, कि सारी साइड क्या उसकी बढ़ चुकी है, मतलब ऑल साइड्स ऑफ एडजॉर्बेंट आर ऑक्यूपाई, so there will be no adsorption। हाँ या ना, ठीक है। सभी उतार दो फटाफट पहले। एक क्वेश्चन और पूछता हूं, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, कि
क्वेश्चन क्या है कि जो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है ये आपका मोनोलेयर है या मल्टीलेयर है। क्वेश्चन तो दिख रहा है सभी को कि आपका फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो मोनोलेयर है मल्टीलेयर है। पहले तो ये बताओ, मल्टीलेयर है और भाई सीधी सी बात है यार, प्रेशर अगर बढ़ा रहे हो, प्रेशर हाई पे भी कर रहे हो तो इसका मतलब वहां पे सारी साइड तो भर चुकी हैं। सारी साइड का भरने का मतलब ये है कि आपका पास जो एडजोर बैंड था इसकी साइड थी और आने वाले के साथ इसने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड बनाने के बाद इसने केवल और केवल क्या बना ली, मोनोलेयर बना ली। अगर ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता तो प्रेशर अगर बढ़ाती तो उसका कुछ अट्रैक्शन फोर्स कुछ एरिया तक होता तो मल्टी लेयर तक आराम से बना सकता था। प्रेशर अगर बढ़ा है फिर भी एड्जॉर्प्शन अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब मोनोलेयर ही बनेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है। हाँ या ना भाई, यहाँ पे अपन ने अभी बात की है कि प्रेशर अगर बढ़ा है, प्रेशर बढ़ा है तो ऑल साइड्स क्या होगी, ऑक्यूपाई होगी, जिसके कारण एड्जॉर्प्शन आपका क्या होगा, कोई एड्जॉर्प्शन नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ पे केवल और केवल यहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स हैं और केमिकल बॉन्ड है तो इसका मतलब फ्लूइडिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, मोनोलेयर है। हम्म 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 मल्टीलेयर नहीं होगा बेटा, क्योंकि क्लासिकल है आपका एडजॉर्प्शन ये। और रही बात इसके बाद जो दूसरा साइंटिस्ट था लैंगम्यूर, उसने फिर इसको यहाँ पे इसमें और भी करेक्शन किए थे। जो लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दिया था वो भी आपका मोनोलेयर है। और फ्रिडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो हुआ आपका एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड है। फ्रिडलिक एडजॉर्प्शन जो है मतलब आपके पास एडजॉर्बेंट जो है वो कैसा है, सॉलिड है, और एडजॉर्बेट कैसा है, गैस है। जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, मतलब एक तो ये है आपका फ्रिडलिक एडजॉर्प्शन में मोनोलेयर तक बनाता आपका, मल्टीलेयर फॉर्मेशन नहीं करता। मल्टीलेयर अगर फॉर्मेशन करता तो भाई सीधी सी बात है प्रेशर के साथ साथ ये कांस्टेंट नहीं होता, फिर ये चीज कांस्टेंट नहीं होती इसमें। सीमित एरिया, हाँ। अरे भाई मैग्नेट का, मैग्नेट है कोई, तो मैग्नेट का जो फील्ड है वो ये थोड़ी यहाँ तक ही लगेगा, यहाँ तक मॉलिक्यूल की लेयर भी तो कितनी आ चुकी है, फिर ये भी तो देखो भाई। सपोज अगर यहाँ तक अगर वंडर वाला फोर्सेज लगा है तो उसके ऊपर लेयर भी तो कितनी आ जाएंगी, फिर लेयर अगर आएंगे ज्यादा, ज्यादा लेयर आएंगे तो हाँ बोलो। हाँ फिर हाँ, तो आयरन के फीलिंग्स ही देखता है, चल ठीक है तेरी बात ही मान लेता हूँ। आयरन के फीलिंग्स है उसके छोटे छोटे, जैसे रेत के अंदर तो नहीं मिला है, तो रेत के अंदर ऊपर मिला है तो इसमें क्या पार्टिकल्स, ऊपर भी पार्टिकल्स हैं। अगर तूने देखा हो कबाड़ी वाले होते हैं तो एक बड़ी सी चुंबक होती है और उसके बीच में क्या होता है, एक वुड का लकड़ा होता है, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, एक मल्टी सी वो क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। मल्टी लेयर बनती नहीं बनती, ऐसे थोड़ी है ऊपर ऊपर सिंगल रह जाती है, तो मल्टी लेयर तक बनी है ना, क्योंकि उसका फील्ड जो है वो यहाँ तक है। अगर फील्ड अगर हाँ, उसके बाद एक फील्ड के बाद थोड़ी अट्रैक्ट करेगा उसका। सपोज कीजिए यहाँ तक उसका अगर अट्रैक्शन फोर्स है, अगर अट्रैक्शन फोर्स यहाँ तक है, अगर आपने यहाँ पे अगर
सपोज कीजिए इसके ऊपर कोई रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे अगर होता, सपोज कर इसको अट्रैक्ट कर पाता, तो यहाँ पे एक अपने पास सन है, तो सन है और उसके अराउंड में आपके क्या है, ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। अगर ये पास में आ जाए तो सीधी सी बात है, उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। भाई सैटेलाइट है, अगर ऑर्बिट में घूम रही है, अगर उस पर्टिकुलर ऑर्बिट से अगर अंदर की साइड आ जाए, तो वो सैटेलाइट क्या कर लेगा, आपका अर्थ की साइड आना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि वहां तक उसका फील्ड वो क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पे अगर जैसे ही आ गया तो उसको क्या कर लेगा, अपनी साइड अट्रैक्ट कर लेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अट्रैक्ट नहीं करेगा। हाँ। हम्म। हाँ, तो यहाँ पे जैसे ये अपना एडजोर्बेट आ गया, एडजोर्बेंट सॉरी, इसके ऊपर लेयर बनाई, यहाँ तक पहली लेयर होगी, ये फर्स्ट लेयर बन चुकी है। फर्स्ट लेयर को मोनोलेयर बोलते हैं। पर इसका फील्ड जो सपोज कर यहाँ तक है, तो यहाँ तक वो क्या कर देगा, लेयर भी तो खूब सारी बना देगा। लेयर यहाँ तक बना दी तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे मोनो लेयर से लेके मल्टी लेयर, इस सेंस में बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो फील्ड है वो यहाँ तक है। इसके बाद अगर अगर आते भी हैं तो उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसका अट्रैक्शन फोर्स एक एरिया तक है। अगर वो आपका उसके बाद अगर आप लेके आते हो, तो वहां पे उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। हम्म। हाँ, उसके ऊपर चिपकेगा नहीं ना तो बेटा, कहाँ। कांस्टेंट, हाँ तो कांस्टेंट हो जाएगा तने, ठीक है ठीक है। और यहाँ तक कांस्टेंट हो गया। अब कांस्टेंट का कहने का अर्थ तेरा ये कि x अपॉन एम इज इक्वल टू के और p की पावर 0, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है ये। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अब यहाँ तक लेयर भी कितनी बन गई, तो ये तो देख, तो तीन चार लेयर बन गई, तीन चार लेयर बन गई तो मल्टी लेयर हो गया ना। मल्टी लेयर नहीं हो सकता बेटा, इसने एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट करके देखा था। इसने जो स्पेशली, हाँ एक्सपेरिमेंटल डाटा है ये थोड़ी है कि उसने, हाँ भाई मैं तो एक नॉर्मली बता रहा हूँ कि आपके पास कोई मैग्नेट है, उसके ऊपर आयरन के फील्ड्स लगे, मतलब एक तरीके से उसने जो आयरन के फील्ड्स लगे हैं जैसे ये, तो एक एरिया तक लगे हैं, मतलब यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड क्या है उसका मैक्सिमम है, उसको चिपकाता रहेगा चिपकाता रहेगा। अगर उससे ज्यादा भी आयरन फील्ड है तो उसको चिपकाना थोड़ी करेगा, उसको रह जाएगा, नीचे गिर देगा। यही तो होता है। क्योंकि अगर तूने देखा है एक वो मैग्नेट है, तो मैग्नेट में फिर वो एक लिमिट तक फिर उसमें क्या हो जाता है, एक फिलामेंट से बन जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे उसके बाद क्या है कि इसमें अट्रैक्शन मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था वो यहाँ तक था, उसके बाद जो एक फिलामेंट से बन जाते हैं वो कुछ इस तरह से सैंड पार्ट है, मतलब आपके आयरन फील्ड्स के, फिर वो अगर उससे भी लंबे होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे आपके। ना 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 ना, यही तो बात बता रहा हूँ। समझ में आ गया क्या अब? ठीक, और कोई क्वेश्चन भाई किसी का? टाइम हो गया राहुल बुगालिया, वेरी गुड बेटा, ये तूने क्वेश्चन बहुत अच्छा है। समझ में आ गया तो मैं यहाँ पे आपको बाय करता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मरते हैं, मिलते हैं अपन। यहाँ पे आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कैटालाइसिस है थोड़ा सा सिंपल सा, इससे आसान ही है आपका। ठीक है फिर स्टूडेंट, बाय, सी यू लेटर।